बिहार ज्योग्राफी का क्लास शुरू होगा और जो पीछे चल रहा है वो भी चलते रहेगा। ठीक, ज्योग्राफी भी समाप्त कर दें जल्दी से आप लोग का। बाकी आप लोग घर पे बैठ के रिवीजन करें, वो आपका काम है, वो मेरा काम नहीं। अभी नहीं हुआ है, 2 क्लास और उसके बाद पूरा पीडीएफ दे देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, वो हो जाएगा तो फिर समाप्ति ना है। आज व्यक्तिगत सत्याग्रह तक पहुंच जाएंगे और अगला है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद थोड़ा सा बिहार में महिलाओं की भूमिका और प्रेस, ये सब वो सब एक क्लास में खत्म है। 2 क्लास और चलेगा, वो 2 क्लास में फिर समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ा है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी। ठीक है, देखेंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी को देख लेते हैं। ज्योग्राफी का ये मानचित्रण हो चुका है पहला क्लास में, जो देखे हैं वो भी ठीक, नहीं देखे हैं वो भी ठीक। वीडियो भी ऐसे डाले हैं कुछ पार्ट। अब कौन जिला कहाँ है और किस राज्य से हम लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन राज्य जिला जो है किस राज्य से टच करता है और किस इंटरनेशनल बॉडी को टच करता है, ये सारा पहला क्लास में अबाउट बिहार में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखे थे, नहीं देखे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आज उसका पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे, सामूहिक ग्रुप में। आप लोग सब पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि एक ही बात को दोबारा पढ़ाने का टाइम मेरे पास है नहीं। 31 तारीख को जो क्लास शुरू हुआ था उसमें पहला क्लास यही था, अबाउट बिहार, जिसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट को देख चुके थे, प्रमंडल को, डिवीजन को देख चुके थे, अनुमंडल को देख चुके थे, सारा देख रहे, कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक से याद होता है वो सारा चर्चा उस वीडियो में हुआ था। आप लोग कोई थे यहाँ पे? 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, ठीक है। बाकी जो पर्व मना रहे होंगे तो छठी मैया से मांग लीजिएगा या लक्ष्मी जी से, वो आपको आशीर्वाद के रूप में अबाउट बिहार दे देंगे। नहीं, आपका काम था कि आप वो पर्व को सेलिब्रेट करें, लेकिन उसके साथ साथ क्लास का जो चल रहा है उसको भी लेते चले, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, ये यकीन है। आते हैं बिहार के सरजमी पर। बिहार के, ये बिहार का पॉलिटिकल मैप है और बिहार का फिजिकल मैप आप देखिएगा तो समझने का प्रयास कीजिए तो बिहार को 2 भागों में बांटता है गंगा नदी। उत्तर बिहार कहलाता है और नीचे दक्षिण बिहार कहलाता है। हम लोग पढ़े थे उत्तर बिहार में 21 जिला है और दक्षिण बिहार में 17 जिला है। ठीक है, अब मैदानी भाग कहाँ है, पर्वतीय भाग कहाँ है, चट्टान कहाँ है, कैसी भूगर्भिक संरचना है हमारा, वो सारा आज बिहार के इस क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आप देखते जाइएगा, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिमाग जहां जहां लगाना है वहां वहां हम लगा के इसको बना ही दिए हैं। आप बस सुनते जाइए अच्छा से और याद करते जाइए। ठीक, कि बिहार के जब संरचना की बात करेंगे, भूगर्भिक संरचना की बात करेंगे तो ये 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है आर्कियन रॉक, या आर्कियन रॉक भी पढ़ेंगे, आर्कियन युग से भी जुड़ा हुआ है, और यही है जो दक्षिण पूर्व बिहार में है। अब कैसे कहा, अभी रुक जाइए 2 मिनट के लिए। विंध्यन समूह है, विंध्यन चट्टाने भी कहते हैं इसको। इसके अलावा टर्सरी युग का है, टर्सरी चट्टान कहते हैं इसको। ये क्या है, कहाँ, अभी रुक जाइए। और ये क्वार्टरली चट्टान है, इसलिए हम लोग 4 भाग में पढ़ेंगे इसको। और यही क्वार्टरली चट्टान को बिहार का मैदान कहते हैं, जो सबसे बड़ा एरिया में फैला हुआ है। अब इसको भूल जाइए कि हम कुछ आपको पढ़ाया है। अब आ जाइए एकदम शुरू से। पहला हम लोग पढ़ रहे हैं आर्कियन युग की चट्टाने या आर्कियन युग की संरचना, और उसको हम लोग ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि मैप से पढ़ेंगे, तो मैप से ऑटोमेटिक से याद हो जाएगा। ठीक है, तो यही दिया हुआ है, पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस अवस्था में होने वाले परिवर्तन को जो चट्टान बनता है उसी चट्टान को आर्कियन कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा तो अंदर से मैग्मा निकला होगा, मैग्मा विस्तारित हुआ होगा और वो ठंडा हुआ होगा, और उससे जो चट्टान बना उस चट्टान का नाम क्या पड़ा, आर्कियन चट्टान। इसी चट्टान समूह को हम लोग जब देखने का प्रयास करें तो इसको 2 भागों में हम लोग देखते हैं। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टान, जो प्री कैम्ब्रियन युग का बना हुआ है, ये हमारे यहाँ ना के बराबर है। हमारे यहाँ जो चट्टान है आर्कियन कार का, वो धारवार क्रम की चट्टान है। फिर से सुन लीजिए, आर्कियन चट्टानें कौन सी हैं, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा होगा, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, जो मैग्मा निकला होगा, वो ठंडा हुआ होगा, जो पहाड़ बना या पठार बना या फिर पर्वत बना, उसी को आर्कियन चट्टानों के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। आर्कियन चट्टानों में हमको प्री कैम्ब्रियन युग का पढ़ना है, वो हमको नहीं है बिहार में, तो नहीं पढ़ना है। हम लोग को धारवार क्रम की चट्टानें पढ़ना है। रूपांतरण के बाद पहली चट्टान बना। रूपांतरण मतलब क्या होता है, ठंडा होने के बाद अपना स्वरूप बदला। और यह मुख्यतः कहाँ मिलता है, सुन लीजिए।
अब आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये दिख जाएगा, वहां जैसे जैसे पढ़िएगा यहाँ दिमाग चलते चला जाएगा। ये पूरा जो किनारा है वो किस क्रम की चट्टानों का है? धारवार क्रम की चट्टानों का। आपको जगह नामों नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस फिगर को देख लीजिएगा तो आपको अपने आप में अपना नाम याद आ जाएगा, क्योंकि जिला आपको याद होगा, हमको इतना यकीन है। तो देखिए दक्षिण पूर्वी भाग में मुंगेर से निकल होता है, या देखिए छोटा सा भाग मुंगेर में है, एक से अलग कहाँ है? मुंगेर में है। इसके अलावा जमुई में, नवादा में, राजगीर में, बिहार शरीफ में, जो जहां जाते हैं। अब आपसे ऐसे नहीं पूछ सकता, ऐसे पूछ सकता है कि हम राजगीर घूमने गए और राजगीर में देखे कि बहुत सारा पठार है, ये किस क्रम की चट्टानों का बना हुआ है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये धारवार क्रम की चट्टानों का बना हुआ है। ये समझ में आ रहा है? सिर्फ ये समझ लीजिए कि ये चट्टान का नाम है। जैसे पुष्पा नाम है, कल ट्रेलर रिलीज हुआ और गांधी मैदान में इतना लोग पहुंचे जाके, ठीक है, तो वैसे ही ये भी एक नाम है। तो दक्षिण पूर्वी भाग में यह मुंगेर में है, उसके अलावा बिहार शरीफ, राजगीर, जमुई, नवादा, खड़गपुर पहाड़ी यानी बांका क्षेत्र जहां भी रोपवे लगा है, ये सब जगह पर कौन सी चट्टानें हैं? ये धारवार क्रम की चट्टानें। ये दिखाई दे दिया, यहाँ और यहाँ ये मुंगेर एरिया है और ये बाकी बिहार शरीफ है, नवादा है, बांका तक ये फैला हुआ है। ठीक, अब आते यहां तक कोई दिक्कत? ये सिर्फ याद करना जगह, नीचे जो जिस जिले में फैला हुआ है वो जगह आपको याद कर लेना है। अब आते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। हमने आर्कियन क्रम की चट्टानें पढ़ी, दो प्रकार की चट्टानें हैं, जिसमें मूलतः बिहार में कौन सा चट्टान है? धारवार श्रेणी का चट्टान है। और धारवार श्रेणी का विस्तार कहाँ है? तो मुंगेर में है, जमुई में है, नवादा में है, नालंदा में है और बांका में है। बांका में, ठीक। हाँ, कुछ अंश इधर उधर मूलतः हम लोग पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक, विंध्यन क्रम की चट्टानें प्री कैम्बियन युग का बना हुआ है और इसी में बालू पत्थर, चूना पत्थर, डोलामाइट जो आपको देखते हैं ना, वो सब यहीं से मिलता है। एक से खूबसूरती क्या और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये समझिए। हम देख रहे हैं बालू पत्थर भी यहीं मिल रहा है, चूना पत्थर भी यहीं मिल रहा है, डोलोमाइट भी मिल रहा है, क्वार्टजाइट भी मिल रहा है, और ये सब जो है वो निर्माण कार्य में प्रयुक्त होता है। तो आपका आगरा जो फोर्ट है या आपका जो सासाराम का बना हुआ मकबरा है, इन सब में जो यूज किया गया है चट्टान, वो कहाँ से लिया गया है? विंध्यन चट्टानों से लिया गया है। मैनुमेंट जितना बना हुआ है तो ये बोल रहा है कि जितना हिस्टोरिकल मैनुमेंट्स है वो सब बना हुआ है। जैसे आप देखें मन्नेर का दरगाह, सासाराम का मकबरा, आगरा का, दिल्ली का, जयपुर का, इन सब का ऐतिहासिक स्थान बना हुआ है, इसमें विंध्यन चट्टानों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यह चट्टान मूलतः किस लिए जाना जाता है? ऐतिहासिक निर्माण के लिए जाना जाता है। ये बात समझ में आ गया? उस क्रम की चट्टान को क्या कहेंगे? विंध्यन क्रम की चट्टान। और इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ है? तो आप देख लीजिए, रोहतास है, कैमूर है और औरंगाबाद है। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? ये देखिए कोना में पड़ता है। अमन इधर देखिए, उधर बंद कीजिए। ये कहाँ पड़ता है? इस क्षेत्र में पड़ता है, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद। किस क्रम की चट्टानों की बात कर रहे हैं हम लोग? विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात कर रहे हैं। क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ऐतिहासिक इमारतों में इसका प्रयोग होता है। ये कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में पाया जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, वहां लिखा हुआ है। संगमरमर रूपांतरण है, संगमरमर मेन चट्टान थोड़ी है, रूपांतरित चट्टान। तो हमने पहला देख लिया, हमने पहला देखा आर्कियन युग की चट्टानें, हमने दूसरा देखा विंध्यन चट्टानें, और अब तीसरा पर बढ़ रहे हैं वो है टर्सरी चट्टान। और ये देख लीजिए, आपको टर्सरी चट्टान देखने के लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है। ये जो इलाका है हिमालयी क्षेत्र का इलाका, यहीं पर मूलतः ये टर्सरी चट्टान देखने को मिलता है। और ये इलाका कौन सा है? पश्चिम चंपारण का इलाका। यही बात बोला जा रहा है, हिमालय के निर्माण काल से जुड़ा हुआ है टर्सरी युग की चट्टान। जब हिमालय बन रहा था तभी इस चट्टान का भी निर्माण हुआ है। और एरिया क्या है? उत्तर पश्चिम भाग है, और ये मुख्यतः पश्चिम चंपारण का इलाका है। तो ऐसा ही पूछा जा सकता है कि बिहार में एकमात्र चट्टान जो सिर्फ पश्चिम चंपारण पाया जाता है, टर्सरी चट्टान है। ठीक है, यही बोला जाए, शिवालिक से पश्चिम चंपारण श्रेणी तक फैला हुआ है। शिवालिक भी ऊपर ही है और शिवालिक से पश्चिम चंपारण तक। यही बोल रहा है कि बालू पत्थर का बोल्डर क्ले जो होता है वो आपको इसी चट्टान में देखने को मिलेगा। ये ज्यादा कुछ खास नहीं है, और आपको पता है कि ये छोटा सा इलाका है। अभी हम लोग एरिया पढ़ेंगे तो रामदून एरिया ये सब इसी में आता है, दून एरिया जो पड़ता है इसी में पड़ता है। अब आते हैं मेन चट्टान जो बिहार में पाया जाता है, वह है क्वाटरनरी चट्टान।
ये बिहार का 95% एरिया कवर करता है, यानी पूरे बिहार को बनाता कौन है? क्वार्टरनी चट्टान ही बनाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है और मैदान का निर्माण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो बिहार का 95% एरिया जो है वो क्वार्टरनी चट्टान से बना हुआ है। आप इस मैप के माध्यम देखिए, कहीं भी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, आपको एरिया पता है कौन कौन सा जिला है, आपको फट से याद हो जाएगा कि कौन सा चट्टान कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका विस्तार क्षेत्र देखिएगा तो लगभग पूरे बिहार में यह फैला हुआ है। बस ये नीचे दो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कम इसका उभार है। तो यही कहा जा रहा है बिहार का 95% भाग क्वार्टरनी चट्टानों से बना हुआ है। प्लेस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ है। किसका? क्वार्टरनी चट्टान का। तो ये युग पूछ सकता है, नहीं तो नहीं पूछ सकता। ज्योग्राफी वाले सेक्टर में ज्यादा पूछ सकता है, वहां तो पूरा डिवाइड किया हुआ है। ठीक, गंगा रीजन का जो क्षेत्र होता है, बक्सर से लेकर मुकामा टाल तक का क्षेत्र जो है पूरा का पूरा बना हुआ है क्वार्टरनी चट्टान से। तो यही बोला जा रहा है बक्सर से मुकामा का जो बेसिन है, बेसिन मतलब समझते हैं ना, बीच का क्षेत्र, ये पूरा किसका बना हुआ है? क्वार्टरनी चट्टान का बना हुआ है। ठीक, यही बोला जा रहा है बालू बजरी, बालू पत्थर, बालुए का, आप देखिए इतना बड़ा विस्तार है और नवीन मिट्टी लाता है तो ये बालू का विस्तार क्षेत्र बना हुआ है। तो गंगा बालू जो आपको इस एरिया में काफी ज्यादा मिलता है। ठीक है, सोन बालू भी मिलता है, यहाँ पर सोन बालू भी मिलता है आपको। ठीक, तो बालू बेसिन के नाम से इसको आप समझ सकते हैं, जो आपका है क्वार्टरनी चट्टान का इलाका। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार फिर रिवाइज करा देंगे। अब इसी सबको यहाँ पर एक साथ प्रेजेंट कर दिए। एक साथ प्रेजेंट से क्या होगा? आपका रिवाइज हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा टर्सरी चट्टाने, कोना में बैठा हुआ था। हमने पढ़ा क्वार्टरनी चट्टाने, पूरा एरिया में फैला हुआ है। हमने पढ़ा धारवाड़ चट्टाने, तो यहाँ और यहाँ फैला हुआ है, देखिए। इसके अलावा हमने विंध्यन चट्टाने पढ़ा, तो ये इस एरिया में फैला हुआ है। देखिए, कहीं कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? ऊपर से आइएगा नीचे, आपको पूरा एक बार रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कैसे कैसे कोई चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं पिंटू जी, क्लास का डेट बढ़ जाए। ये अनवांटेड डिस्कशन क्यों? आपको हम आपके एग्जाम तक देंगे। अगर एग्जाम जनवरी में भी होगा तब भी देंगे, और अगर 25 में भी होगा तब भी देंगे, लेकिन आपका कोर्स चलेगा तब तक जब तक पीटी एग्जाम है, तब तक एक्सटेंड कर देंगे। ठीक चलेगा, मतलब आपका वैलिडिटी ऑनलाइन में रहेगा। इसी बात को यहाँ इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो, और कहीं कहीं बहुत अच्छा से इंग्लिश में बताया गया है, तो उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। क्वार्टरनी रॉक, टर्सरी रॉक, और यहीं पर रॉक ऑफ इंडियन ग्रुप, और ये धारवाड़ रॉक्स, और ये क्वार्टरनी रॉक, ये सब यहाँ पर इंगित है। ठीक, तो इंग्लिश हिंदी वाले को भी दिक्कत नहीं होगा और इंग्लिश वाले को भी दिक्कत नहीं होगा। कौन सा एरिया है? तो एरिया तो पहले ही ऊपर बता चुके हैं, एक बार रिवाइज के लिए आपके लिए बेहतर माध्यम हो जाएगा। ये पढ़ना याद करना सबसे आसान काम है, तब जब आप मैप से पढ़ रहे हैं। अगर मैप नहीं रहेगा तो आप याद करें रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, ये याद करते रहेगा। लेकिन जब मैप ही आपके दिमाग में है तो ये सारा इलाका आपके लिए समझिएगा प्ले ग्राउंड बन जाएगा, जिसमें आप आराम से खेलिएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगा। नहीं तो ये मोस्ट कंफ्यूजिंग एरिया हो जाएगा, क्योंकि चट्टान एक दूसरे से मिल जाता है, तो लगता है ये वहां वो वहां। ठीक है, आगे बढ़े तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे भूगर्भिक संरचना को, बिहार के भूगर्भिक संरचना को, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। इसमें हम लोग 4 कैटेगरी की बात किए। पहला आर्कियन किए, दूसरा विंध्यन किए, तीसरा टर्सरी किए, और चौथा क्वार्टरनी किए। बिहार में सबसे ज्यादा जो चट्टान पाया जाता है क्वार्टरनी चट्टान पाया जाता है। ठीक है, इसी में हम लोग आर्कियन युग के चट्टानों की बात किए, तो एक तो आर्कियन युग का था, वो हमारे किसी काम का नहीं है, और एक धारवाड़ श्रेणी के चट्टान है जो हमारे किसी काम का है। यह रूपांतरण के बाद बना है और दक्षिण पूर्वी भाग में फैला हुआ है। दक्षिण पूर्वी भाग जैसे मुंगेर में, बिहार शरीफ में, राजगीर में, नवादा में, और जमुई में, और बांका में, खड़गपुर पहाड़ी में। तो ये पूरा एरिया यहाँ दिया हुआ है। इसी तरह विंध्यन को हम लोग देखिए ये कहाँ फैला हुआ है, रोहतास, बांका और औरंगाबाद में। फिर हम लोग देखिए अच्छा विंध्यन चट्टाने क्यों फेमस है, तो विंध्यन चट्टाने फेमस है मॉन्यूमेंट्स मेट के लिए, यानी कुछ भी ऐतिहासिक निर्माण जो हुआ है उसमें इस चट्टान का बहुप्रयोग किया गया है। तो सासाराम का मकबरा ऐसे पूछ सकता है आपसे कि भाई सासाराम का मकबरा किस चट्टान से बना हुआ है, पूछा जा सकता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये विंध्यन चट्टान से बना हुआ है।
देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है, बस आपको हर बात के लिए थोड़ा तैयार रहना है। ठीक, अब आते हैं टरथरी। तो हमने पढ़ा हिमालयन का निर्माण के समय इसका निर्माण हुआ और यह मुख्यतः शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है और पश्चिम चंपारण में इसकी उपस्थिति है। ठीक है, फिर हमने देखा क्वार्टरनी चट्टान को 95% एरिया कवर करता है। ये बक्सर से लेकर मोकामा टाल का पूरा इलाका जो है वो क्वार्टरनी चट्टानों से भरा हुआ है और बालू के लिए ये एरिया बहुत फेमस है। और आप देखिएगा पूरा बालू का गिरोह है जो इसी एरिया में काम करता है। ठीक, अब इसी को हम लोग इस फिगर के माध्यम से फिगर आउट कर लिए कि हमारा कौन कौन इलाका, कहाँ कहाँ चट्टान, कहाँ कहाँ उपस्थित है। हमको नहीं लगता है इससे आपको दिक्कत कभी भी होगा चट्टान याद करने में। ऑडियो मोड, अच्छा ठीक है, वो तभी हो सकता है जब ये YouTube पर जाए और YouTube से आप जब डाउनलोड करें तो उसमें सिर्फ ऑडियो ऑप्शन डाउनलोड करें। ठीक, लेकिन बिहार ज्योग्राफी का सेक्शन कभी भी ऑडियो से नहीं पढ़ना चाहिए। बिहार सेक्शन हमेशा विजुअल पढ़ना चाहिए, वीडियो से पढ़। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं अगला, बिहार की प्राकृतिक संरचना। वो कैसी संरचना था? भूगर्भिक संरचना था। ये कैसी संरचना है? प्राकृतिक संरचना है। अब देखिए कोई भी प्राकृतिक संरचना होगा तो वहां उहार भी होगा, उच्चावच भी होगा, निम्नवत भी होगा। मतलब जमीन ऊंचा भी रहेगा तो नीचा भी रहेगा, कहीं कहीं गहराई भी रहेगा। ये भी देखे हैं जमीन का एक खासियत है, हर जमीन एक जैसा समतल तो नहीं होता है विवेक, जमीन तो ऊबड़ खाबड़ होता है। अब आप यहाँ से राजगीर चले जाइएगा तो उच्चावच स्थिति है क्योंकि पहाड़ पठार वहां है, तो वो आपको देखने को और समझने को मिलेगा। तो हम लोग भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये जो जमीन है वो कैसे कैसे क्या क्या कैसे कैसे निर्मित है इसके बारे में हम लोग मूलतः देखेंगे। तो हम अपने बिहार के भूगर्भ को यानी जमीन को 3 भाग में बांटकर देखेंगे। और ये पार्ट आपको अभी बताया, शिवालिक पर्वत श्रेणी किधर था? पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण इलाका में जो कोना में था उसको कहेंगे उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है, बिहार का मैदान तो पूरा है और बिहार के मैदान के अलावा नीचे का जो एरिया है क्या है? दक्षिण का पठार है। अब इसको एक बार फिगर आउट कर देते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये इलाका देख रहे हैं, ये शिवालिक श्रेणी का इलाका है। ये इलाका देख रहे हैं पूरा यहाँ तक, वो उत्तर का मैदानी इलाका है जो नदियों से घिरा पड़ा है। और नीचे का जो इलाका देख रहे हैं ये कौन सा चट्टान है? धारवाड़ चट्टान है। यह मूलतः पठारी इलाका है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो पूरा यूनिट समझ में आ गया। क्यों समझना इसको जरूरी है? क्योंकि आप बिहार को देखने का नजरिया यही तो रखेंगे ना, आपके पास कोई दूसरा नजरिया तो नहीं है, नजरिया एक ही है और वो है बिहार का मैप। तो यहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसी को पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ेंगे। मैप देखने से पता चल गया कि हमारा कहाँ गया, हमारा शिवालिक पर्वत कहाँ है, बिहार का मैदान कहाँ है और पठारी इलाका कहाँ है। अब देखिए फिगर आउट हो रहा होगा, जैसे हम ये बोलेंगे ना तो आपका दिमाग मैप पर चला जाएगा तुरंत। इसी को कहते हैं फिगर आउट होना। जब आपके क्वेश्चन आता है ना तो हम लोग तुरंत मैप पर पहुंचते हैं। मैप आपको याद करवाने का सबसे अच्छा साधन है, ज्योग्राफी खास करके। आप हिस्ट्री पढ़िए ना तो तथ्य याद रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, वहां मैप बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता है, लेकिन ज्योग्राफी बिना मैप के चल ही नहीं सकता है। मतलब इसका पैर है जो मैप है। ठीक, तो आते हैं अब तीनों भाग में। पहला भाग देख रहे हैं शिवालिक पर्वत और उसका तराई क्षेत्र। आपको पता है कि पादीय स्थिति जो होता है, मतलब पैर का स्थिति जो हिमालय का है, वो तराई एरिया कहलाता है। कंकड़ पत्थर छोटे छोटे रहते हैं और कई सारी नदियां तो वहां गिरती है और वहीं पर विलीन हो जाती हैं और फिर आगे जाकर निकलती हैं, क्योंकि वह स्पंजी जून होता है, आर्द्र भूमि क्षेत्र होता है समानता। तो हम लोग इसको शिवालिक पर्वत और तराई क्षेत्र को 3 भाग में बांटकर देख रहे हैं। पहला है, यहाँ देखिए, अच्छा वहां छोड़िए, पहला है वेस्ट चंपारण में अवस्थित है। कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 932 स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये पूरा एरिया कितना परसेंट है शिवालिक का? तो मात्र 0.06% है। मतलब इसका चौड़ाई कितना है? तो इसका चौड़ाई 6.8 किलोमीटर है। और एक आता है टर्सरी भू संरचना का फलस्वरूप बना है। तो अभी हम लोग टर्सरी चट्टान की बात कर रहे थे, तो टर्सरी चट्टान कहाँ अवस्थित था? उसी एरिया में अवस्थित था, उसी एरिया में अवस्थित था।
तो ये रहा शिवालिक पर्वत के बारे में, बिहार में जो विस्तार क्षेत्र है उसके बारे में एक छोटा सा जानकारी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी शिवालिक क्षेत्र को 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला है रामधुन क्षेत्र, दूसरा है दून घाटी क्षेत्र और तीसरा है सोमेश्वर श्रेणी क्षेत्र। अब ये पूरा आप इस मैप को आप देखिएगा तो ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे बटा हुआ रहेगा। सबसे ऊपर है रामनगर दून, बीच में है दून घाटी और नीचे है सोमेश्वर पहाड़ी। ऐसे करके बांटा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसी को हम लोग देख रहे हैं। रामधुन की पहाड़ी हरदा नदी के निकट है, हरदा नदी के पास है, हरदा नदी में नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और ये हाईएस्ट एरिया रामधुन पहाड़ी का कौन सा है, तो संतपुर है। पूछा जा सकता है आपसे कि हाईएस्ट पीक कौन सा है रामधुन पहाड़ी का, तो ये संतपुर है, ठीक है। रामधुन के बाद आता है दूसरा इलाका, जो दूसरा लेवल है वो है दून घाटी का। दून घाटी जो है हरदा नदी में है, ठीक है। देखिए इसको हरदा घाटी भी कहा जाता है। यह इसका विस्तार त्रिवेणी नहर से भिखना ठोरी तक एरिया तक ये एरिया फैला हुआ है। यहाँ नीचे जा रहे हैं, यहाँ दूसरा लेयर जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो त्रिवेणी नहर से लेकर हरदा भिखना कोठी तक इलाका इसका पड़ता है, किसका, दून घाटी का। और अगला आते हैं सोमेश्वर श्रेणी का, जो बिहार और नेपाल का सीमा क्षेत्र है वो पड़ता है सोमेश्वर श्रेणी में, क्योंकि विस्तार क्षेत्र नेपाल में तो पूरा हिमालय का ही है। तो सोमेश्वर श्रेणी का सर्वोच्च चोटी बिहार में कौन सा है, तो यह है सोमेश्वर, जो 874 मीटर ऊंचा है, ठीक। तो हमने अभी पढ़ा रामधुन की पहाड़ी, दूसरा हमने धुन घाटी पढ़ा और तीसरा हमने सोमेश्वर श्रेणी पढ़ा। हमने पढ़ा रामधुन की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है संतपुर है। हमने पढ़ा सोमेश्वर श्रेणी का सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर है। और हमने पढ़ा दून घाटी को हरदा घाटी ही बोला जाता है, क्योंकि हरदा नदी क्षेत्र में यह पड़ता है और इसका विस्तार क्षेत्र त्रिवेणी नहर से लेकर भिखना ठोरी इलाका तक है, ठीक है। तो ये है हमारा शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र, जो 3 भाग में बटा है, रामधुन क्षेत्र, दून घाटी क्षेत्र और सोमेश्वर क्षेत्र, ठीक है। यहां तक समझ में आया? कुछ ही समझते जाइए। यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी को शिवालिक श्रेणी कहते हैं। रामनगर दूर 32 किलोमीटर और चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर। दून घाटी रामनगर दून से सोमेश्वर घाटी के बीच, और इस सोमेश्वर घाटी त्रिवेणी नहर संगम से नेपाल के एरिया तक। यही बात बताया जा रहा है, ठीक। अब आते हैं उत्तर के मैदान में। उत्तर के मैदान को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान, ऐसा बोला जा सकता है। ऐसे तो पूरा ही इलाका जो है मैदानी प्लेन एरिया है, पूरा ही इलाका प्लेन एरिया है, लेकिन हम इसको समझने के दृष्टिकोण से 2 भागों में आसानी से बांट सकते हैं, उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग अब नीचे पढ़ेंगे। बिहार का मैदान जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। आपको पता है जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई नहीं नवीन मिट्टी होते हैं। ये कितना एरिया में फैला हुआ है, तो 90,650 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि बिहार में तो ये भी पूछा गया है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, पूछा गया ना। और ये बहुत पहले नहीं पूछा गया, पिछले बार ही पूछा गया। तो आपको हर चीज थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए। 90,650 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है आपका बिहार का मैदान। और बिहार का मैदान नेपाल से लेकर छोटा नागपुर इलाका यानी झारखंड के इलाके तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। लेकिन हम इसको ले कहां तक रहे हैं, हम बिहार तक ले रहे हैं। कर रहे हैं 2 पार्ट में इसको बांट सकते हैं, उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हम गंगा नदी के ऊपर को उत्तर का मैदान बोल दिया और गंगा नदी के नीचे को दक्षिण का मैदान बोल दिया, ठीक है। अब आते हैं उत्तर के मैदान की स्थिति देख लेते हैं कि कौन बड़ा इलाका है। तो हमको पता चलता है कि इसका फॉर्मेशन जो होता है गंगा, गंडक, कोसी और बागमती नदियों से होता है। नॉर्मल सी बात है, आप ऊपर से देख लीजिए, मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इस कितने किलोमीटर स्क्वायर में है, तो 56,980 किलोमीटर स्क्वायर। यानी बड़ा इलाका दक्षिण के मैदान की अपेक्षा उत्तर का मैदान बड़ा है, क्योंकि हमने देखा 90,650 किलोमीटर स्क्वायर ही तो उसका एरिया है पूरा। उस 90,650 में से 56,980 किलोमीटर स्क्वायर तो आपका उत्तर का मैदान ही है। पूरे प्रतिशत के हिसाब से 62.86 यानी 63% के आसपास आपका उत्तर का मैदान पड़ता है, ठीक है। कहते हैं इसका स्लोप कैसे है। स्लोप मतलब समझते हैं ना, ये आपका ये जो तलहटी है, अब ये सीधा एकदम है। अगर पानी डालेंगे तो ये बीच में ही रहेगा, लेकिन जैसे ही ऐसे चल कर देंगे तो ये स्लोप बन जाएगा।
ये स्लोप बन जाएगा। और स्लोप से क्या होगा, तो पानी का जो विस्तार है आपके उस स्लोप के अनुसार काम करेगा। जैसे उत्तर बिहार का स्लोप देख ले, उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण यानी नदियां ऊपर से नीचे आए, वैसे ही ना आएंगी, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम किससे, दक्षिण पूर्व में भी इसका स्लोप आपको दिखाई देता है, मूलतः स्लोप उत्तर से दक्षिण, ठीक। अब आते हैं, इसका दो टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, एक दुआब का क्षेत्र किसको कहते हैं, दूसरा चौर या चाल का क्षेत्र किसको कहते हैं। तो दुआब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, आपको ज्योग्राफी में बताए थे, दुआब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। तो उसके बीच में जो मिट्टी पाया जाएगा उसी को दुआब मिट्टी बोला जाएगा, और उस नदी का मिट्टी बोला जाएगा। तो घाघरा और गंडक दुआब के बीच जो क्षेत्र है उसी में सारण का मैदान फैला हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा, एग्जाम में आ जाएगा तो फिर छूट जाएगा, ठीक। घाघरा और गंडक का मैदान को कौन सा दुआब कहते हैं, सारण का मैदान कहते हैं। इसे गंडक का कोसी है और कोसी से महानंदा है, तो कोसी से महानंदा के बीच का क्षेत्र पूर्णिया का मैदान आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने लायक। नहीं, उसमें दुआब नहीं है, उसमें जिला है। तो बड़ा मैदान क्षेत्र है सारण का मैदान और पूर्णिया का मैदान, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दिए। घाघरा और गंडक के बीच सारण का, और कोसी और महानंदा के बीच पूर्णिया का, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है किताब में, आप देख लीजिएगा, वो तो किताब लेके ही बैठे हैं, कुछ कुछ मिल रहा है, ठीक। उसमें एक सरल भाषा में लिख दिया होगा, तो याद करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वही आप अगर मैप से याद करेंगे ना तो काफी आसान है, काफी। हाँ, कहाँ से देगा, उतना मैप देगा तो फिर किताब किताब रहेगा, गाइड बन जाएगा, मतलब मोटा हो जाएगा। तो याद करना उसकी अपेक्षा कोई बुक ले लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक तो उसमें लैंग्वेज रहेगा, उसमें कीवर्ड्स नहीं रहेगा, और ये क्या है, पूरा कीवर्ड्स है, लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए आसान हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, उसमें कुछ नहीं करते हैं आप लोग, बीच में उठ के जाने लगते हैं, नींद आ रहा है। चलिए, तो दुआब देख लिए, दुआब क्या है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दुआब कहते हैं। अभी हम लोग बहुत और भी सिस्टम पढ़ेंगे, पिनाक प्रणाली सिस्टम पढ़ेंगे, वो क्या वो भी समझेंगे। लेकिन दूसरा है चौर का इलाका, चौर जिसको टाल इलाका के नाम से भी आप जानते हैं। ये क्या होता है, निचला भूमि होता है। निचला भूमि मतलब देखिए, नदियां कभी बह रही होंगी और नदियां रास्ता बदल ली, जैसे कोसी तो कुख्यात है ना रास्ता बदलने के लिए, अब वो इलाका चौर का इलाका। जैसे ये मोकामा टाल का पूरा इलाका है, एशिया का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र जो है, तो वो निचली भूमि क्षेत्र होता है, उसको टाल क्षेत्र या चौर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कहते कुछ चौर का निर्माण नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भी होता है, और कुछ चौर जो है भूगर्भिक संरचना के कारण भी बन जाता है। तो ये बोला जा रहा है निचला भाग जो पानी से भरा रहता है एक खास आकृति बनाती है, और इसको दियारा एरिया भी कहते हैं। दियारा एरिया जो निचला भूमि क्षेत्र है उसको दियारा एरिया कहते हैं। इसी तरह चंबल का घाटी बोलते थे, याद है, चंबल घाटी में ऐसे ही दियारा बना हुआ है ऊपर नीचे, ठीक है। अब तो उसको समतल किया जा रहा है पूरा चंबल एरिया को ही। तो चौर हो गया, द्वाब हो गया, ताल हो गया। अब आते हैं बिहार के महत्वपूर्ण चौर यानी निचला भूमि क्षेत्र कौन कौन है। तो पहला लखनी चौर जो कहाँ है, पश्चिम चंपारण में, याद करना पड़ेगा आपको एनी हाउ। लखनी चौर पश्चिम चंपारण में है। दूसरा चौर सुंदरपुर चौर और बहादुरपुर चौर है जो पूर्वी चंपारण में है, ठीक है। अगला मोतिहारी में ही जाइएगा तो मोतिहारी झील आपको मिलेगा, मोती झील नाम है उसका, मोती झील। और ये मोती झील अपने संकट अवस्था में जूझ रहा है, हालांकि इसको हर साल साफ किया तथा जब तक मोतिहारी जाते थे देखते थे, अब तो कहाँ देखेंगे। खैर, इसी तरह मन का कंसेप्ट है, मन भी क्या है, निचला भूमि के क्षेत्र ही है। पिपरा मन, सरैया मन और सिमरी मन, ये सब कहाँ है, पश्चिम चंपारण। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। मन भी निचला इलाका ही होता है, मन को भी निचला इलाका कहते हैं। जैसे ताल हो गया, चौर हो गया और मन हो गया, निचला भूमि क्षेत्र है। क्या, अच्छा मोइन कहा जाता है, ठीक, कोई बात नहीं। ये सब वेस्ट चंपारण इलाका में ही पड़ता है, ठीक। तो हमने देख लिया। अच्छा चलिए एक बार लास्ट में फिर से रिवाइज करवा देंगे। उत्तर मैदान देख लिया हमने, अब दक्षिण का मैदान। उत्तर का मैदान में क्या आना है, तो गंगा नदी के उत्तर में जो अवस्थित है उसको उत्तर का मैदान बोले।
जो मुख्यतः नदियों द्वारा निर्मित है। अब आते हैं दक्षिण का मैदान। ये राज्य का 19.36% हिस्सा जो है वो दक्षिण का मैदान है। अगर किलोमीटर स्क्वायर में देखा जाए तो वो 56,000 था और ये है 33,670 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 37.15% मैदानी इलाका है लगभग। अच्छा, आपका ये डाटा और ये डाटा में क्या अंतर है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? वो राज्य पर है और ये मैदान पर है, ठीक है। अब आते हैं इसका स्लोप कैसे है। तो हमने आपको बताया कि वो उत्तर से दक्षिण था और ये दक्षिण से उत्तर रहेगा, साउथ टू नॉर्थ रहेगा, तभी तो नदियां आती हैं प्रवाहित होते हुए और गंगा में आके मिल जाती हैं। तो स्लोप बहुत मायने रखता है, याद रखिएगा ये बात। स्लोप जिधर का रहेगा नदियों का जो ढाल है उधर ही रहेगा, विस्तार है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो स्लोप हो गया। अब आते हैं हाँ, राज्य मतलब बिहार राज्य, बिहार। अच्छा 38 वो है, जिला है, वो जिला है, राज्य नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ वो 19.36% दिखा रहा है। 94,000 प्लस किलोमीटर स्क्वायर है ना बिहार का, उसमें इसका दक्षिण भारत का मैदान जो है, जो बिहार का मैदान है वो कितना है, तो ये 19.36% है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, आप जानते हैं कि स्लोप हमारा कैसे है, दक्षिण से उत्तर है, तो नदियां इधर से आएंगी छोटा नागपुर से और गंगा में आके मिलेंगे। तो वही बोला है, गंगा से गया से गिरियक तक, गिरियक इलाका नालंदा में पड़ता है, आप जब जाइएगा नवादा तो गिरियक बीच में आपको मिलेगा। तो ये इलाका पड़ता है किसका मैदान का, दक्षिण का मैदान का। तो ये कह रहा है ताल या टाल क्षेत्र में स्थित है। ऊपर वाले को क्या बोले, मन बोले, चौर बोले, और नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं, टाल बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं टाल क्या है, ये भी कुछ नहीं है, जलमग्न क्षेत्र है, ठीक। पटना मोकामा के बीच टाल जो है एशिया का सबसे बड़ा टाल है, वही कहता बड़हिया मोकामा सिंघोल और मोर टाल, ये सारा बिहार का फेमस टाल है। पूरा नीचे भूमि है, गंगा के उत्तर में अवस्थित है। दक्षिण में अरे अमन क्या करते रहते हैं आप, मोबाइल का यूज क्यों करते हैं इतना, आप लोग को खुद ही शर्म नहीं आता है, आधा 1 घंटा पढ़ना है चले जाना है। यहाँ ये हालत है तो घर में क्या हालत रहता होगा। आपको ही नहीं एडिक्शन है, हमको भी बहुत एडिक्शन है, और आप पता नहीं कितना घंटा यूज करते हैं, लेकिन हम मोबाइल का यूज 10 घंटा प्लस करते हैं, वो 15 घंटा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों करते हैं, क्योंकि सारा काम हमारा मोबाइल से होता है, यानी मोबाइल देखे फिर नोट्स बनाए, अब हिंदी इंग्लिश सारा प्रोग्राम वहीं से चलता है, सारा डिजाइन वहीं से उठाना है, तो वो कारण है कि मोबाइल का हम बहुत प्रयोग करते हैं। चलिए आते हैं, हाँ हो गया पीछे। तो 3 भाग में दक्षिण का मैदान बटा हुआ है। हमने उत्तर के मैदान को भी देख लिया, जो दोआब के आधार पर बटा हुआ है। दोआब मतलब होता है नदियों के बीच का क्षेत्र। अब आते हैं, अच्छा अभी तो आपको पढ़ाई नहीं, तो ये गया से गिरियक तक का एरिया है, टाल क्षेत्र यहीं पर फैला हुआ है, और मोकामा और पटना टाल इसका सबसे साक्षात उदाहरण है। एक सिस्टम आता है पीनेट प्रवाह प्रणाली। ये पीनेट प्रवाह प्रणाली क्या है, इसको समझ लीजिए, आपको काम आ जाएगा। मान लेते हैं ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है, यहां से आ रही है सोन, इधर से आ रही है सोन। अब सोन क्या है कि गंगा नदी में डायरेक्ट जाकर मिल सकती है, लेकिन गंगा नदी में डायरेक्ट जाकर नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है, क्योंकि गंगा अपने साथ जो मिट्टी लाती है अपना किनारा जो है ऊंचा कर देती है, और किनारा ऊंचा करने के कारण सोन जो डायरेक्ट जाकर मिल सकती थी, अब सोन क्या करती है, इसी ऊंचे भाग के समानांतर पाते हुए जहां नीचा इलाका मिलता है वहां जाके एंट्री कर लेती है हमारा। तो ये जो समानांतर धारा बहता है, इस समानांतर प्रवाह प्रणाली को ही क्या इस नाम से जाना जाता है, पीनेट प्रवाह प्रणाली के नाम से। ये समझ में आया, जो पैरेलल सिस्टम वर्क कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं पीनेट प्रवाह प्रणाली, ठीक है। नहीं समझ में आया है, हाथ खड़ा करिए।
हमको लगता है आसान चीज है, समझ में आ जाएगा। तो ये बोल रहा है दक्षिण बिहार की नदियां गंगा के समानांतर प्रवाहित होकर जब माँ गंगा से मिलती हैं तो इस व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? पीनेट प्रवाह प्रणाली से जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दिक्कत है तो बोलिएगा। ठीक, देख लेते हैं, कहीं खाली बोलवे करिएगा, देखिएगा तब ना। हाँ, देखिए गया सिर्फ पहाड़ी से तो नहीं बना हुआ है, गया में मैदान भी तो है, तो पहाड़ी इलाका को छोड़ के मैदानी इलाका को सम्मिलित करिएगा ना, यही बात हो रहा है। देखिए एक बार फिर से चलते हैं हम अपने मैप पर जाएंगे बार बार तो मजा आएगा। देखिए क्या गया का एरिया कवर नहीं हो रहा है? थोड़ा सा नहीं बात बताए, पूरा थोड़ी गया पहाड़ से भरा हुआ है, कोई ऐसा जिला नहीं है जो पूर्णतः पहाड़ से भरा हुआ है, वहां तो मैदानी इलाका भी है। ठीक, क्यों मुस्कुरा रही है? या शपथ ले लिया कि हम अब मुस्कुराता हुआ चेहरा रखेंगे, अब मुरझाएगा ही नहीं मेरा चेहरा? और अगर ऐसा है तो जिंदगी में हमेशा दूसरा दुखी रहेगा आपको देखकर, क्योंकि मुस्कुराता हुआ इंसान दूसरे को पसंद नहीं आता है, उसको लगता है हम काहे नहीं मुस्कुरा रहे। नहीं, खास करके इसको खूब जलन होगा, ये मुस्कुराती ही नहीं। चलिए अब आते हैं यहाँ दोआब क्षेत्र। अभी बताए दोआब क्षेत्र किसको कहते हैं? दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब क्षेत्र कहलाता है। आज वो दोनों एकदम अलग अलग, तुम दोनों एकदम चिपकी हुई है, थोड़ा सा दूर हो जाओ, थोड़ा स्पेस दो उसको जीवन में। ठीक, आते हैं दोआब किस क्षेत्र को कहे, ये पता चल गया आपको? दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब क्षेत्र कहलाता है। तो हम लोग भी दोआब क्षेत्र बनाते हैं, सोन और गंगा का दोआब क्षेत्र, और इसी से भोजपुर का मैदान बना हुआ है, और सोनपुर के पश्चिम का जो क्षेत्र है वो दोआब क्षेत्र में आता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भोजपुर का मैदान किस दोआब का हिस्सा है, पूछा जा सकता है। जैसे सारण का मैदान किस दोआब का हिस्सा है, जैसे पूर्णिया का मैदान किस दोआब का हिस्सा है, वैसे ही पूछा जा सकता है भोजपुर का मैदान किस दोआब का हिस्सा है, तो सोन और गंगा दोआब का हिस्सा है। ठीक है, अब आते हैं मगध का मैदान। मगध सोन से लेकर क्यूल तक का, पहला क्या देखे? गंगा से सोन, और दूसरा सोन से क्यूल। क्यूल का मैदान जो कहलाता है मगध का मैदान। ये बस याद रखना आपको, दोआब क्षेत्र किस नदी के बीच है। ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार मतलब ऐसे है, क्योंकि हमने बोला कि नदियां जाकर कैसे मिलती हैं तो वो त्रिभुजाकार निर्माण कर सकती है। इसी तरह अंग का मैदान है जो क्यूल से राजमार्ग, राजमार्ग मतलब ये कहाँ पहुंच गया? झारखंड, झारखंड। तो हम फिर से याद कर लेते हैं, सोन और गंगा के दोआब में भोजपुर, और मगध का मैदान सोन और क्यूल, और अंग का मैदान क्यूल और राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, ये हो गया यहां तक। आपको देख एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान के बारे में हमने देखा कि यह गंगा, गंडक और कोसी। अच्छा, इसके ऊपर भी तो पढ़े बिहार का मैदान। देखे, बिहार के मैदान को देखने के लिए पहले हमको ये फिगर आउट करना पड़ेगा। अब फिगर आउट करेंगे तो हमको पता चलेगा भैया उत्तर में मैदान है, दक्षिण में मैदान है ना। अब उत्तर के मैदान को अलग देखेंगे, दक्षिण के मैदान को अलग देखेंगे। अब इसके बीच कुछ कुछ शब्द आएगा, जैसे चौर आएगा, मन आएगा, ताल आएगा, तो ये सब निचला भूमि क्षेत्र है जहां पानी भरा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं यहीं पर आप अगर और फिगर आउट करने का इसको प्रयास कीजिएगा तो ये पतला सा इलाका जो है यहीं पर आपको दिखाई देगा, ज्यादातर ताल और मन और चौर एरिया, ये एरिया ज्यादातर, सब नहीं बोल रहा, ज्यादातर जो गंगा से जुड़ा हुआ है। बाकी नदियां और भी तो है। ठीक है, तो मैदान को हम लोग बांटे, वो हम लोग बिहार के मैदान को देख रहे हैं पूरा कितना है? 90,650 किलोमीटर का। इसको दो भाग में बांटे, उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान। उत्तर के मैदान को देख रहे हैं तो उधर का दोआब एरिया पड़ता है, चौर और मन एरिया पड़ता है। इसी दोआब एरिया में सारण का मैदान है, इसी में पूर्णिया का मैदान है। सारण का मैदान घाघरा और गंडक के बीच पड़ता है, पूर्णिया का कोसी और महानंदा के बीच पड़ता है। इसी में चौर की बात की, निचला पहाड़ जो होता है भूमि का, वो चौर का इलाका कहलाता है। और कह रहे हैं दियारा का इलाका भी इसी को कहा जाता है, जो बड़ा एरिया होता है। ठीक, इसी में कुछ चौर हैं जो बहुत फेमस है बिहार में, वो है लखनी चौर जो पश्चिम चंपारण में है, और दूसरा सुंदरपुर और बहादुरपुर चौर जो पूर्वी चंपारण में। वहीं पूर्वी चंपारण में एक झील भी है जिसको मोती झील के नाम से जानते हैं। पिपरा मन, सरैया मन, सिमरी मन सब पश्चिम चंपारण का इलाका है, निम्न भूमि का इलाका है।
इसे दक्षिण मैदान में आ गए। दक्षिण मैदान में हम लोग देखे कि गंगा से गिरियक तक का, गया से गिरियक तक का इलाका जो आता है वो दक्षिण के मैदान में आता है। यहाँ पीनेट प्रवाह प्रणाली सिस्टम काम करता है, जो गंगा नदी के समानांतर आकर फिर नदियां मिलती है। तो समानांतर बहने वाली नदियों की जो प्रवाह है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पीनेट प्रवाह प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग को 3 भाग में बांटे, सोन से गंगा, गंगा से सोन या सोन से गंगा, फिर सोन से क्यूल, क्यूल से राजमहल। इसी में हम लोग 3 मैदान देखे, भोजपुर का मैदान देखे, मगध का मैदान देखे और अंग का मैदान देखे। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, राजमहल। अब आते हैं दक्षिण का पठार, हमारा लास्ट सेशन इसका। ठीक, कहते हैं बिहार का ओल्डेस्ट लैंड का जो पार्ट है वो दक्षिण का पठार है, यानी सबसे जो प्राचीन भूमिखंड है वो दक्षिण के पठार में। कहते हैं कैमूर से बांका तक इसका विस्तार है, जो हम लोग अभी नीचे देखे थे। कौन सा चट्टान? धारवाड़ चट्टान कहते हैं। और आप देखे थे आर्किया ने वो, ठीक है, कैमूर का कुछ इलाका, वो सारे इलाका में थोड़ी मिलना रहेगा, वो कुछ इलाका। ठीक, तो कहते हैं डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 भाग में बटा हुआ है। कैमूर प्लेटू, कैमूर का पठार, दूसरा गया पहाड़ी क्षेत्र, तीसरा राजगीर गिरियक क्षेत्र और चौथा नवादा मुंगेर क्षेत्र। ये पूरा पहाड़ी इलाका है। और आप याद करिए धारवाड़ श्रेणी को, वो पूरा नीचे का इलाका ऐसे ही विस्तारित है। ठीक है, अब आपके लिए आसान है, कैमूर का पठार होगा तो रोहतास का पठार होगा। और यहाँ रोहतासगढ़ जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इसका। रोहतास पठार का सबसे हाईएस्ट बिंदु क्या है? रोहतासगढ़, 495 मीटर है। इसे गया पहाड़ी क्षेत्र, गया आप जाते हैं, घूमे कभी? गए हैं? नहीं गए। हमारा क्लास एकदम पढ़ने में लीन है, एक के बार डीएम बन के जाएगा, इसका बहुत अच्छा बात। तो गया पहाड़ी क्षेत्र में गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद का पहाड़ी इलाका आता है। नालंदा इसमें नहीं जोड़े हैं, याद रखिएगा। तो गया पहाड़ी क्षेत्र आ गया, गया से गिरियक पहाड़ी तक क्षेत्र जाता है। और आप इसमें धृतकुट पहाड़ी देखेंगे जो सबसे ऊंचा है। तो गया पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ऊंचा पॉइंट जो है धृतकुट पहाड़ी। ठीक है, 446 मीटर ऊंचा है। इसी तरह अगला जो श्रेणी है गया, राजगीर और गिरियक श्रेणी है, क्योंकि यहाँ गिरियक तक छोड़ चुके हैं, गिरियक से राजगीर तक जाएंगे तो वो आ जाएगा 3rd पार्ट में। नालंदा है, नालंदा में स्थित है। राजगीर कहाँ है? नालंदा का पार्ट है पीछे। सर्वाधिक ऊंचा जो है वैभव गिरी पर्वत है, जो गिरियक और राजगीर के बीच का पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ऊंचा पॉइंट है वैभव गिरी। और इसके बाद आता है नवादा मुंगेर क्षेत्र, जो त्रिभुजाकार का है। इसका हाईएस्ट पॉइंट नहीं लिख पाए हैं, नहीं मिला हमको। तो हमको 4 प्लेटू मिला एक तरह से। एक तो कैमूर का प्लेटू मिला जो रोहतास पठार है, इसका सबसे ऊंचा पॉइंट रोहतासगढ़ है। दूसरा हमको गया पहाड़ी क्षेत्र मिला, जो गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद पहाड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अच्छा, यही गया से गिरियक पहाड़ी है जिसका हाईएस्ट पीक पॉइंट है धृतकुट पहाड़ी। इसी में हमने राजगीर गिरियक देखा जिसमें नालंदा है, वैभव गिरी इसका सर्वोच्च बिंदु है। और हमने फिर नवादा मुंगेर पहाड़ी देखा, ठीक, जो त्रिभुजाकार है। तो ये है हमारा पहाड़, पठार, मैदान का इलाका। हमने पढ़ा पहले चट्टान, फिर हमने पढ़ा मैदान। मैदान को 2 भाग में बांटे, उत्तर मैदान और दक्षिणी मैदान। फिर हमने बिहार के संरचना को देखा 3 भाग में, मैदानी इलाका और पठारी इलाका। मैदानी इलाका में 2 भाग और पठारी इलाका में 4 भाग। अच्छा, शांति से पढ़ते हैं तो नींद बहुत आता है, नहीं? यही उछल कूद के पढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगा। हाँ, तो एक बात बताइए, राजमहल की पहाड़ी हमारा हिस्सा नहीं?